साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि भारत से क्यों नहीं कोई सबक लेना चाहता है। ये युद्ध का समय नहीं है। मैं ये सवाल लेकर के एम्बेसडर दयाल आपके पास आऊँगा। इस युद्ध में जिस तरह के यहाँ पे भयावह तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके के नुकसान हो रहे हैं, उन सारे नुकसान की भरपाई कर पाना तो सालों लग जाएगा। क्या इस युद्ध के बाद या फिर युद्ध इस स्तर पर जा सकता है जहाँ पे सबको ये एहसास हो कि ये बहुत हो गया, अब इन सब चीज़ की ज़रूरत है नहीं? देखिए, इस युद्ध का सबसे बड़ा जो खतरनाक नतीजा है वो ये कि ग्लोबल ऑर्डर जो था उसका खात्मा हो रहा है। इतनी मेहनत से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्लोबल ऑर्डर की स्थापना की गई थी, जिसके सामने पहले कोल्ड वॉर आई, लेकिन कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एक अच्छा सिस्टम बन रहा था। अब ट्रंप साहब के हाथ में जब ये सत्ता आई अमेरिका और उनका जिस तरह से दिमाग चलता है, उससे ये ग्लोबल ऑर्डर का खात्मा होता जा रहा है। अमेरिका के अपने एलाइज बहुत परेशान है। ट्रंप ने उन सब से कहा कि आओ मेरे साथ कोलिशन बना के काम करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ताकि शिप्स को और टैंकर्स को सेफ पैसेज मिल सके। उन्होंने सबने इनकार किया, वो ट्रंप के साथ शामिल नहीं हुए। अब ट्रंप उन सब से नाराज है। सबको ये लगता जा रहा है कि ये इनकी पॉलिसीज बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और जो ये करना चाह रहे हैं उससे इनका भी नुकसान हो रहा है और दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो जो सीन अब सामने आ रहा है, जो पूरी ग्लोबल सिनेरियो आ रहा है, वो ये है कि एक बहुत खतरनाक दौर है। और मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है, जो खाड़ी में जब छिड़ गया है, जो कि न सिर्फ अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, बल्कि ये पूरे रीजन में फैलता जा रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक है और कैसे इसको आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि इस युद्ध से पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे अब बदल जाएगा। एम्बेसडर वाधवा आपके पास आऊँगा, लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपको लगता है कि अब कई सारे देश जिनको पहले यूएस ने भरोसा दिलाया था कि आपको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है, हम आपकी सुरक्षा की चिंता करेंगे, ये वाली जो थ्योरी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्साई की जो संधि थी, ट्रीटी हुई थी, वो सारी चीज़ें अब बदल जाएंगी, अब वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी? वो तो हम पिछले कुछ वर्षों में देख ही रहे हैं। आप नाटो में देखिए किस तरह का एक डिवाइड चल रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से हमने लगातार देखा है कि नाटो की बनावट में और नाटो के मेंबर नेशंस में भी अब हम एक विभाजन देख रहे हैं। यूक्रेन को आप लेकर के देखिए कि कुछ ऐसे देश है पश्चिम के यूरोप के जो जेलेंस्की के साथ खड़े हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो ट्रंप के साथ खड़े हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो अब नाटो में ही विश्वास नहीं रखते या नहीं चाहते, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रंप के द्वारा बाध्य किया गया इन तमाम नेशंस को अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट को देने के लिए ताकि अमेरिका के हथियार खरीद सकें, तो लगातार जिस तरह से इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और लगातार युद्ध में जिस तरह से यूक्रेन को नाटो के नेशंस ने मदद पहुंचाई, उससे यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था भी इसकी वजह से खराब हुई है। जर्मनी जैसे देश में हमने देखा किस तरह का संकट आया, ब्रिटेन जैसे देश में हमने देखा राष्ट्राध्यक्ष को बदलना पड़ा, इतना बड़ा संकट आया था। तो ये बहुत परिवर्तन की एक हम लहर देख रहे हैं। इसमें पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसको भी जोड़ते हैं। लेकिन लक्ष्मण, मैं आपको यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूँ कि यदि ट्रंप रिजीम चेंज करवा पाने में सफल होते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर पाने में या उस पर कंट्रोल कर पाने में सफल होंगे, और यदि वो ऐसा करते हैं तो पश्चिम एशिया की राजनीति, पूरे विश्व के साथ ईरान के संबंध और चीन का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा और बहुत कुछ हम बदलते हुए देखेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे नाटो के जो देश हैं या यूरोप के देश हैं उनका अमेरिका के साथ किस तरह से संबंध लगातार एक खराब टेंजेंट पे जा रहा है। तो ये भी एक बिंदु है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। और आतंकवाद का एक और ऐसा तीसरा मुद्दा है कि जिसको लेकर के यदि हम चर्चा करें तो वहां एक वैलिड पॉइंट लगता है कि ईरान जिस तरह से H3 हिजबुल्लाह, हूती और हमास को बढ़ावा दे रहा था, वहीं भारत लगातार कहता है, हमारी जो ये टू नेशंस थ्योरी है वो यही कहती है कि हम पैलेस्टीन को मान्यता देते हैं लेकिन हमास मुक्त पैलेस्टीन को, और इसीलिए हम इजराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज भी बहुत दमखम के साथ बनकर के खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि आतंकवाद, इस पूरे युद्ध में एक पॉइंट ये भी निकल कर आ रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी एक बड़ा फोकस पॉइंट रहेगा। एम्बेसडर वाधवा साहब, ये भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई वाले कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा ये,
और पाकिस्तान पर सीधा सवाल पूछूं तो क्या दबाव बनाएगा? देखिए, जहां तक पाकिस्तान और भारत का सवाल है, हमारा मुद्दा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर है, और आतंकवाद के ऊपर दुनिया भर में हम अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन टेबल होती है हर साल, वो फंसी हुई है 1996 से लेके अभी तक, बिकॉज उसका जो डेफिनेशन है उसके ऊपर सहमति नहीं ना ही बन पाई है, और मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर इस पर सहमति बन पाएगी। तो इसलिए देशों ने अपने हाथ में ये ले लिया है कि वो जब टेररिज्म उनके अगेंस्ट होता है तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए, वो अपने दमखम पर उसको टैकल करते हैं, और यही ट्रेंड हमने अब देखी है। अगर हम ईरान की बात करें तो इनके जो प्रॉक्सीज हैं, वो जो काफी सारे प्रॉक्सीज हैं, जैसे आप हुतीस की बात करें या फिर उसके बाद हमास की बात करें, हर जगह हमने देखा है कि जो टेररिज्म का जो मुद्दा है वो सामने आता है, और इसीलिए इस युद्ध की जो बेसिस है वो वहीं से शुरू हुई थी 7 अक्टूबर से, जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था। तो भारत ने उसका समर्थन जरूर किया था, लेकिन उसके चलते अब जो सिचुएशन हो गई है, जो वाइडनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको रोकने की बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि ये सभी देशों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, और इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहा है, और आगे इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहा है, और इसको रोकने की जरूरत है, और चूंकि इसका दायरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आरती टिक्कू सिंह, आपके पास आऊं, लेकिन शंकर प्रसाद साहब एक सवाल यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा। जो अभी बातचीत चल रही थी, जो प्रोफेसर जोशी ने कहा कि 3H इसके खिलाफ जो एक्शन था उसका एक वृहद रूप हम लोग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अखबारों में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कहीं भारत भी जो है कुछ और एक्शन ना ले ले पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी डर वहां सताया जा रहा है। देखिए, भारत का एक्शन तो बड़ा क्लियर है। भारत की पॉलिसी आप सबको मालूम है, सब विश्व को मालूम है। अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह लास्ट ईयर अटैक हुआ था अप्रैल के महीने में, उस किस्म का कोई अटैक हुआ तो उसका जवाब तुरंत मिलेगा, और बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है। सिंदूर के 100% जो एम है वो शायद अभी तक पूरे नहीं भी हुए होंगे। आज भी जो कैनाल की डिस्प्यूट है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो आज भी लागू है। तो भारत का जो रुख है टेररिज्म के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट एनी टेररिज्म एक्टिविटी फ्रॉम पाकिस्तान। If they venture in this, they will get a very strong response. ये हमको पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। ये उनके पुराने प्रेसिडेंट ज़हीउल हक साहब छोड़ गए एक लेगेसी, और वो ये टेररिज्म करता रहेगा हमारे बरखिलाफ, और हम उसका जवाब देते रहेंगे। तो जिस प्रकार से हम, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। We will repeat Sindoor 1, 2, 3, 4. We will go for specific targets with specific timings. उसके लिए तो फिर अगर वो लड़ाई करना चाहते हैं तो we exactly ready to। देखिए, भारत की सेना पर हमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास इतने आधुनिक हथियार आज आ गए हैं पिछले 10 साल में, और स्पेशली अभी जो रिसेंट पास में एवरीबडी नोज कि ड्रोन्स का अटैक होता है, मिसाइल्स का अटैक होता है, कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कम होती चली जा रही है। आयरन ड्रोम्स चाहिए, लेज़र बीम्स चाहिए, अच्छे रडार चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। उसमें भारत ने पिछले 2-3 साल में बहुत तरक्की की है, और मैं तो ये मानकर चलूँगा कि पिछले 6-8 महीने में बहुत तरक्की हुई है। सो फॉर द मॉडर्न वॉरफेयर विच इज़ अनफोल्डिंग इटसेल्फ इन द वर्ल्ड विदाउट ट्रुप्स ऑन ग्राउंड, उसकी भारत की अच्छी तैयारी है, और थोड़ी बहुत कमियां सिंदूर में दिखी थी उनको भी पूरा किया जा रहा है, पूरा कर ले। आरती टिक्कू सिंह, मैं एक सवाल, इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछूं कि इस पूरे वॉर का, ईरान के खिलाफ वॉर का एक दूसरा पहलू भी है कि हमास, हुती जैसे संगठन, कट्टरवादिता, इसको कैसे खत्म करना है, इस पर एक हमला भी देखा जा रहा है। क्या ये अप्रोच पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगा कि हमें अब आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा?
लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक क्षण है पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक इनफैक्ट आपके एक पैनलिस्ट ने कहा भी कि किसी कोई कंसेंसस नहीं है आतंक पे, आतंकवाद पे। अ, अगर आप ईरान को ले लीजिए और हुतीज को ले लीजिए, हिजबुल्लाह को ले लीजिए। अब एक तरफ से इज़राइल कहता है कि वो प्रॉक्सीज़ है हिज़बुल्लाह और हुतीज़ ईरान के। उसी तरफ से अगर आप पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल लें, तो पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म है, वो तो अमेरिका ने उसको शायद दी इतने सालों, 40 साल शायद दी। वेपन्स दिए, पैसा दिया, सीआईए ने जो इंटरवेंशन किया अफ़गानिस्तान में, वो क्या था? वो भी तो प्रॉक्सीज़ ही है। तो ये कहना कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज़राइल है, लेकिन इज़राइल साथ ही साथ उनके सीक्रेट सीक्रेट पैक्ट्स जो ज़ियाउल हक के साथ थे या उसके बाद भी रहे हैं। और अ, अमेरिका का जो लगातार समर्थन रहा है ऐसी कंट्रीज जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में यकीन रखती है और करती आ रही है, उसके उनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, उनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इस सारे मसले पे मुझे लगता है कि कोई भी आज की जो जनता है ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनको समझ आ रहा है जो डिस्कोर्स चल रहा है पूरी दुनिया में कई सारे मामलों में। फॉर एग्जांपल 9/11 के बारे में जो नई जानकारी आ रही है, आज की डेट में ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी और अफगानी ने जो है अपने ऑटोनमसली किया। उसमें अमेरिका का क्या कितना हाथ था, इज़राइल का कितना हाथ था, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जितने भी सुपर पावर्स हैं जिन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान कई सारे प्रॉक्सीज खड़े किए और ये सारा जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जिसमें टेररिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल बन गया और एक मैकेनिज्म बन गया। इस पे सभी सभी को सोचना चाहिए कि आखिर ये चीज को एड्रेस कैसे करना है। इनफैक्ट एड्रेस कैसे किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दरअसल एक बात सही कही थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दोबारा से कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक करता है तब हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, क्योंकि ये प्रॉक्सीज वाला जो ये खेल है ये अब इतना घिस पिट चुका है कि पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है आज की डेट में कि ये ऑटोनमस है, टेरर ग्रुप्स ऑटोनमस है। प्रोफेसर अंशु जोशी कुछ जोड़ना चाहते हैं? अंशु जी। लक्ष्मण, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अमेरिकी बन के, इजरायली बन के, ईरानी बन के, किसी भी यूरोपियन देश के का बन के मैं क्यों सोचूं कि आतंकवाद क्या है। मैं एक भारतीय हूँ, मुझे एक भारतीय के नाते सोचना चाहिए कि आतंकवाद मेरे लिए एज एन इंडियन क्या है। मेरी संसद पर हमला हुआ, मेरी आर्थिक राजधानी पर हमला हुआ, मेरे टूरिस्ट स्पॉट पर हमला हुआ, और ये किसने करवाया हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम हूती, हिजबुल्लाह या हमास जैसे आतंकवादी संगठनों की बात करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों के नाम से ही जाने जाते हैं, और इन्होंने आईएस और दूसरे जितने भी ये दूसरे आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ हाथ मिलाकर के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपने हेडक्वार्टर स्थापित कर रखे हैं। और ये जिस तरह से मासूम नागरिकों पर, महिलाओं और बच्चों पर हमले कराते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे लिए आतंकवाद है। और इनको आप अलग अलग नामों से पहचान सकते हैं। ये कहा जाए आतंकवाद पे कंसेंसस नहीं है, ये कहा जाए आतंकवाद की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एज एन इंडियन हमने इस दंश को जो 1947 के बाद से लगातार झेला है, कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाता है तो हमारे लिए आधिकारिक तौर पर ये तमाम संगठन जो हैं, इनको हम प्रॉक्सीज नहीं मानते हैं, कम से कम एज एन इंडियन हम इनको आतंकवादी संगठन मानते हैं। हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसने लैटिन अमेरिका में, होंडुरस में दूसरे ड्रग कार्टेल्स के साथ अपना नार्को टेररिज्म का एक अलग ही चैप्टर और शुरू कर रखा है। तो इन तमाम संगठनों के खिलाफ, और वो देश जो इनको पल्लवित पोषित करते हैं, उनके खिलाफ भारत की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और इसमें फिर जो लाइक माइंडेड आ रहे हैं उनके साथ मिलकर के हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लाइक माइंडेड है उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहिए। एम्बेसडर दयाल, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे ये बहस पहुंच चुकी है कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह जब आतंकवाद है तो पाकिस्तान जो कर रहा है वो भी तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसके भी संगठन तो आतंकवादी हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं? तो देखिए, आतंकवाद के खिलाफ तो सब हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसका खात्मा तभी होगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बार बार,
इजराइल के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में कहा 2 स्टेट सोल्यूशन। जब तक पैलेस्टीनियंस को एक स्टेट अपनी नहीं मिलती है, ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, मैं 6 मुस्लिम कंट्रीज में पोस्टेड रह चुका हूं, 30 साल वहां रहा हूं, और मैंने ये देखा कि एक सोच जो उन सबको जोड़ती है वो ये है कि फलस्तीनियों के साथ गैर इंसाफ हुआ है, उनको स्टेट मिलनी चाहिए। और ये जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई है, इसका एक रूट कॉज यही है। और हमारे प्रधानमंत्री जब मोदी जी जब मिले थे इजराइल के प्रेसिडेंट से, उन्होंने साफ साफ कहा था, दुबई में मीटिंग हुई थी, कि आप ये 2 स्टेट सोल्यूशन मान जाइए, मिडिल ईस्ट में टेंशन खत्म हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल समय कम है, इसलिए एम्बेसडर दयाल आपको बीच में रोक रहा हूँ। आरती 15 सेकंड बचे हमारे शो में। हाँ, 15 सेकंड में ही मैं बोलूंगी। लक्ष्मण जी, सिंपल सा सवाल है कि क्या हिजबुल मुजाहिदीन ऑटोनमस है, क्या लश्कर तैयबा ऑटोनमस है, क्या अल कायदा ऑटोनमस है, क्या आईसिस ऑटोनमस है? इनको कोई ना कोई स्टेट स्पॉन्सरशिप तो हो रही है ना। इन सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को स्टेट स्पॉन्सरशिप मिल रही है, और अगर हम फ्री पास देते हैं उन सारी स्टेट्स को जो इनको शय दे रही है, तो मुझे लगता है हमें पता ही नहीं है कि हमारे असली दुश्मन कौन है।